welcome back to the another episode of The Good Doctor. I am your host Ridami, and in today's episode we are going to talk about something which is very common in our society. एक ऐसी बीमारी जो किसी भी इंसान की लाइफ को इस तरीके से चेंज कर देती है कि वो उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर पाता, साथ में ये कि ट्रीटमेंट भी पेशेंट्स को नहीं पता होता. So today we are going to talk about stroke, and the guest we have today is none other than Dr. Shahzad Hussain Memon with us. Thank you so much, sir. कैसे हैं सर आप? अल्लाह का रहम, ठीक ठाक. सर प्लीज़ अपने बारे में कुछ बताइए. अपने बारे में बताऊँ? जी सर. चलो, मैं रिसेंटली एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी में, ठीक है ना. वहाँ पे इंस्टीट्यूट है, इस इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन साइंसेज में. एंड मेरी अपनी शाम में क्लिनिक है, अशरफ फिजियोथेरेपी क्लिनिक. एंड देन फिर उससे पहले मैंने जो है बीएस किया हुआ है, एमफिल की हुई है, एंड देन आई एम डूइंग नाउ आई एम पीएचडी फ्रॉम जाउदी. सर मेरे टीचर भी हैं और बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं हमें यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे होते हैं, एंड प्लस एज वेल एज आज इनको जो बुलाने का मकसद है, मैं कोशिश करती हूँ सर मैं अपने प्रोग्राम में उन लोगों को बनाऊँ जो फील्ड में काम कर रहे हैं एंड एज वेल एज जिनकी क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत अच्छा है. तो नो डाउट जितना मैंने आपसे पढ़ा है, आपकी हैंडलिंग, आपकी काउंसलिंग पेशेंट के साथ इज़ अमेजिंग. सर तो हम अपने पहले सवाल की तरफ चलते हैं. सर पहला सवाल मेरा ये है कि स्ट्रोक एग्जैक्टली क्या होता है और ये किस तरीके से एक इंसान की बॉडी माइंड को और बॉडी को अफेक्ट करता है. स्ट्रोक जो बेसिकली है वो होता है ऐसे कि जब हमारी वेसल्स हैं उसमें फैट एक्यूमुलेशन हो जाए, ठीक है, या कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज हो जाए, तो फिर हमारी जो वेसल्स हैं वो फर्दर रिजिड हो जाती हैं या फिर कोई और क्लॉट इनमें स्टक हो जाए जिसको हम इस्केमिक स्ट्रोक कहते हैं, ठीक है. अगर फिर रिजिड जो वेसल्स हैं वो अगर बर्स्ट हो जाएं तो उसकी वजह से हेमरेजिक स्ट्रोक हो जाता है. जब हेमरेजिक या इस्केमिक स्ट्रोक होता है तो फिर वो जिस एरिया पे वो वेसल्स होती हैं वो फिर उस एरिया को सप्लाई कम हो जाता है एंड देन फिर उस एरिया का जो फंक्शन है वो लॉस हो जाता है फर्दर, ठीक है. इस तरीके से ये बॉडी को भी इफेक्ट करता है स्ट्रोक. सर स्ट्रोक में हमारे पास ऐसा देखा गया है कि किसी का राइट साइड पैरालाइज हो जाता है, किसी का लेफ्ट साइड पैरालाइज हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये राइट साइड और लेफ्ट साइड का डिफरेंस इस वजह से कि क्योंकि नेचुरली हमारी जो बॉडी कंट्रोल है फ्रॉम जो राइट ब्रेन है हमारा वो लेफ्ट साइड को कंट्रोल करती है, लेफ्ट ब्रेन जो हमारा राइट साइड को कंट्रोल करती है. एंड फिर जो नेचुरली जो हमारा जो कंट्रोल है जब फोर्स ऑफ राइट साइड हमारा इफेक्ट होता है, एक किसी भी पेशेंट का राइट साइड इफेक्ट होता है या फिर डेड हो जाए ब्रेन, तो नेचुरली वो जो है ना दूसरा साइड जो है अपोजिट साइड अनअफेक्टेड वो उसको कंपनसेट करता है, रीएजुकेट करता है, जैसे हम फिजियोथेरेपी में करते हैं उसी तरीके से रीएजुकेट उसको करता है. ठीक सर. स्ट्रोक के ऐसे कौन से अर्ली साइंस होते हैं, सिम्टम्स होते हैं जो एक इंसान को कभी इग्नोर नहीं करने चाहिए? स्ट्रोक का जो इनिशियल साइन है एक तो ब्लड प्रेशर हमारा इंक्रीज हो जाए, ठीक है ना. ब्लड प्रेशर के बाद चेस्ट हैवीनेस हो जाए एंड देन फिर उसके बाद नमनेस हो जाए बॉडी में, सडन कंट्रोल लॉस हो जाए या फिर सडनली एपिसोडली वर्टिगो आना स्टार्ट हो जाए विद हेडेक. ओके, थैंक यू सो मच सर. सवालों के सिलसिले को ऐसे ही जारी रखेंगे. सी यू गाइस आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक. जब हर सुबह जिस्म का एक एक हिस्सा चीखता हो, आर्थराइटिस हो, शैटिका हो या फ्रोजन शोल्डर, जब कमर का दर्द रोज का साथी बन जाए, जब घुटने उम्र से पहले जवाब दे दें, लोग कहते हैं ये उम्र का तकाजा है. सर्जरी के बाद जब रिकवरी रुक जाए, जब छोटी सी चोट लंबे अरसे का दर्द बन जाए, तब लोग कहते हैं अब तो आदत डाल लो. लेकिन एक डॉक्टर है जो कहता है बेहतर सुबह अब भी मुमकिन है. अब जानिए इन तमाम बीमारियों का हल, पेन मैनेजमेंट, रिहैबिलिटेशन एंड मूवमेंट थेरेपी, सिर्फ मेरे प्रोग्राम द गुड डॉक्टर विद रिदामी, ओनली ऑन जेम्स टीवी.
वेलकम बैक एवरीवन। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, कितनी जल्दी एक स्ट्रोक के पेशेंट की रिहैबिलिटेशन को स्टार्ट कर देना चाहिए? स्ट्रोक की रिहैबिलिटेशन जो है आफ्टर फर्स्ट एड या फर्स्ट डे, जो जिस दिन स्ट्रोक होता है ना पेशेंट को, तो उसके सेकंड डे से फिजिकल थेरेपी स्टार्ट होनी चाहिए। ठीक है ना, तो लेट नहीं करनी चाहिए इसमें। सही है ना। पेशेंट स्ट्रोक की वजह से पेशेंट आईसीयू में भी हो सकता है ट्रांसफ़र हो जाए, या वार्ड में या इमरजेंसी में, तो वहाँ पे अर्ली फिजियोथेरेपी स्टार्ट करनी चाहिए। ठीक है, लेट नहीं करनी चाहिए इसमें। सर ये बहुत बड़ा लैकिंग पॉइंट है, स्ट्रोक के पेशेंट 6 महीने बाद, साल बाद फिजियोथेरेपी के लिए रेफर हो रहे होते हैं। नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। जब पेशेंट का आप इनिशियली स्टार्ट करते हो तो फर्स्ट 2 मंथ जो होते हैं वो गोल्डन पीरियड होता है रिकवरी का हमारा। ठीक है ना, तो उसमें पेशेंट अगर रिकवर कर लेता है तो पेशेंट के हम एडीएल से जो डेली एक्टिविटीज़ हैं, जो नॉर्मल लिविंग पर्सन्स परफॉर्म करते हैं, फॉर सपोज बाथिंग हो गया, कोई उसकी जॉब है वो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, तो वो सेम चीज़ें जो है ना फिर हम उसको अडाप्ट करवाना शुरू कर देते हैं। अगर जितनी लेट होगी उतनी शक्ति ज़्यादा आ जाएगी, स्पास्टी जिसको हम कहते हैं। ठीक है ना, साइनर्जी पैटर्न जो है वो आज जल्दी अडाप्ट हो जाता है। देन फिर एबनॉर्मल मूवमेंट्स आना स्टार्ट हो जाती हैं, तो फिर उस चीज़ से हम अवॉइड करें तो अर्ली फिजियोथेरेपी स्टार्ट करनी चाहिए। सर फिजियोथेरेपी का एक डिटेल रोल बताएं स्ट्रोक के अंदर। फिजियोथेरेपी का डिटेल रोल जो है, फ्रॉम वेरी बेसिक में स्टार्ट करूँ तो पेशेंट के जो फर्स्ट जो है हम मोटर कंट्रोल स्टार्ट करते हैं। मोटर कंट्रोल मतलब जो मसल का जो पावर लॉस हो जाता है, ठीक है ना, उस पे हम वर्क स्टार्ट करते हैं थ्रू पैसिव रेंज ऑफ मोशन टू डिफरेंट एक्सरसाइजेस। ठीक है ना, और मसल ग्रेडिंग पे हम वर्क कर रहे होते हैं मसल पावर को देखते हुए। पेशेंट इनिशियली जो है 0 ग्रेड में होता है जब फ्लैसिड स्टेज है। ठीक है ना, इनिशियली फ्लैसिड स्टेज होगी, उसमें बिल्कुल कंट्रोल नहीं होगा, 0 कंट्रोल होगा। एंड देन फिर जब हम स्टार्ट करते हैं पैसिव रेंज ऑफ मोशन, वेट बियरिंग एक्सरसाइज या पीएनएफ प्रोटोकॉल जो है हमारा, ठीक है ना, प्रोप्रियो रिसेप्टर्स पे हम वर्क कर रहे होते हैं। उसके बाद फिर हम आगे जब इंक्रीज होता है हमारा मोटर कंट्रोल या ग्रेड 2 में या 3 में आता है तो फिर हम एडीएल्स पे काम करना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद फिर हम सिटिंग अचीव करते हैं उसके साथ साथ। ठीक है ना, एंड देन फिर उसकी स्टैंडिंग अचीव करते हैं, पेशेंट को गेट या वॉकिंग स्टार्ट करते हैं। इनिशियली हम पेशेंट को अगर चलते हुए हम देखेंगे तो हम यहाँ पे लेकिन ये करते हैं कि पेशेंट्स को हम सिटिंग नहीं करवाते, क्योंकि हमें डर होता है कि पेशेंट को बिठाएंगे गिर जाएगा, या सिटिंग का स्टैंडिंग करवाएंगे तो पेशेंट गिर जाएगा। तो उस तरीके से पेशेंट को हमें सिटिंग भी करवानी चाहिए, वेट बेयरिंग भी करवानी चाहिए, और उसके साथ साथ चलाना भी चाहिए पेशेंट को विथ नी मोबिलाइजर। ठीक है, नी पहनाएंगे तो पेशेंट का नी बेंड नहीं होगा स्टैंडिंग में, तो फॉल के चांसेस कम हो जाते हैं। फिर तो आपकी बात से मुझे ये रियलाइज हुआ कि कंसिस्टेंट फिजिकल थेरेपी एक स्ट्रोक के पेशेंट को जो बेड पर होता है उसको खड़ा कर सकते हैं हम लोग, राइट? बिल्कुल खड़ा कर सकते हैं। अगर पेशेंट को फिजिकल थेरेपिस्ट नॉर्मल लाइफ की तरफ नहीं लेके आ सकता, वो फिजिकल थेरेपिस्ट ही नहीं है। बिल्कुल, ठीक है ना। हाँ। सर अब हम देखते हैं यूजुअली के पेशेंट जो खुद भी होता है स्ट्रोक का, जो फैमिली भी होती है, वो बहुत एक नाउमीदी वाली सिचुएशन होती है बिल्कुल ना। तो आप ऐसे पेशेंट्स को कैसे डील करते हैं जो खुद ही नाउमीद हो कि बस अब तो मैं चल ही नहीं सकता बिल्कुल, या मैं नॉर्मल की तरफ आ ही नहीं सकता? पेशेंट और उसकी फैमिली जो है ना, और उसके साथ दूसरे जो रिलेटिव्स आते हैं उससे मिलने के लिए, ठीक है ना, जिसे हम कहते हैं ताज़ियत करने आना, ठीक है ना, तो फिर उसमें क्या होता है कि पेशेंट वही जो हमारी पुरानी थॉट्स हैं कि भाई पेशेंट हम फालिज का मरीज़ है, स्ट्रोक का पेशेंट है, वो कभी ठीक नहीं हो सकता, बिस्तर पे होता है, अगर ऐसा नहीं है, ठीक है ना। अगर हम प्रॉपर ये फिज़िकल थेरेपी परफॉर्म करें, जो फिज़िकल मीन्स हैं, जो हमारे प्रोटोकॉल्स हैं फिज़िकल थेरेपी के, ठीक है ना, हम वो फॉलो करेंगे, पेशेंट विद इन 2 मंथ पेशेंट अपनी नॉर्मल लाइफ पे आ जाता है, ठीक है ना। उसमें जो हम बहुत बड़ी गलती करते हैं कि भाई मसाज कर दिया, ठीक है ना, ऐसे देसी टोटके जो हैं, मसाज कर दिया, कबूतर का खून लगा दिया, तो ऐसी चीज़ें से अवॉइड करना चाहिए।
तो ये चीजें हमारे प्रोग्राम का मकसद यही है कि हम उन मिथ्स को खत्म करें और बताएं कि उनको खत्म करना चाहिए कि फिजिकल थेरेपिस्ट का कितना बड़ा रोल है कुछ डोमेन्स में हमारे पास। अच्छा सर, इस्केमिक और हेमोरेजिक स्ट्रोक की हमने बात की स्टार्ट में, क्या इनकी रिहैबिलिटेशन प्रोसेस में डिफरेंस होता है? इनकी रिहैबिलिटेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल सेम है। स्ट्रोक ब्रॉड टर्म है, ब्रॉड टर्म के लिए दोनों जो हम काज एफर्ट करते हैं, बुबार टेक्निक है, ठीक है ना, एंड मोटर लर्निंग कार एंड शेफर टेक्निक्स जो हैं वो हम परफॉर्म करते हैं इसमें, ठीक है। मगर इनकी प्रोग्नोसिस में दोनों में डिफरेंस है, इनकी रिकवरी जो पीरियड है, ठीक है ना, उसमें फ़र्क है। हेमरेजिक स्ट्रोक जो है ज़्यादा जल्दी हमें रिकवर मिलता है, ठीक है ना, और इस्केमिक स्ट्रोक जो है वो थोड़ा लेट मिलता है उसको, ठीक है ना। और इनमें जो है हेमरेजिक स्ट्रोक में फाइन जो मूवमेंट्स हैं वो लेट मिलती है हमें, ठीक है ना। इस्केमिक में फिर स्टार्ट में वो मिल जाती है। सर, क्या पर्सन की एज जो होती है और उसका लेवल ऑफ फिटनेस कि उसने अपना पहले कितना ख्याल रखा हुआ है, ये इफेक्ट करता है आपके रिहैबिलिटेशन की मतलब प्रोग्नोसिस को आपके? ये जो मेडिकेशंस हैं, पेशेंट की लाइफस्टाइल है, ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। अगर पेशेंट मेंटली फिजिकली दोनों फिट है तो उसकी रिकवरी जहाँ पे हमें 2 मंथ या 3 मंथ लगते हैं वहाँ पे 1 मंथ में हम अचीव करते हैं, इतना डिफरेंस आता है। अगर पेशेंट डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है या फिर कोई और डिजीज उसके साथ है तो फिर हमें तो हमारे लिए तो अचीव करना लेट हो जाता है बस, हाँ, ठीक है ना। तो उसकी मेडिकेशंस की वजह से हमारे ट्रीटमेंट पे बहुत सारे इफेक्ट्स आते हैं। अच्छा सर, ऐसी कौन सी गलतियां हैं, मिस्टेक्स हैं जो घर वाले करते हैं यूजुअली स्ट्रोक पेशेंट्स के साथ? घर वाले जो गलतियां करते हैं वो खुद जानबूझकर नहीं करते पेशेंट्स के साथ, ठीक है ना, फॉर सडन उनसे हो जाती है, ठीक है। वो काफ़ी हमारे माशरे में बहुत कम नॉलेज है इन चीज़ों की, ठीक है ना। तो जब पेशेंट को स्ट्रोक होता है तब हम पेशेंट को हाथों से खींच के, ठीक है ना, तब उठाते हैं। जब स्ट्रोक होता है तो मसल, मैंने आपको पहले बताया कि मसल टोन खत्म हो जाता है, ठीक है ना, मसल पावर होता ही नहीं, ना मसल में होता है ना लिगामेंट्स में होता है। तो जॉइंट हमारे तकरीबन सबलक्स्ड होते हैं, पार्शियली डिसलोकेटेड होते हैं। तो उस वजह जब वो हाथ से खींचते हैं तो शोल्डर डिसलोकेट होता है फर्स्ट टाइम पे, ठीक है। उसके बाद फिर स्टैंडिंग कराना या बिठाने में, ठीक है ना, हो सकता है हिप डिसलोकेट भी हो सकता है। दूसरी बात, फिर हम जो पेशेंट्स आते हैं कि भैया मसाज करना चाहिए आपको, ठीक है ना, या फिर आपको कोई और देसी टोटका करना चाहिए, ठीक है ना। काफ़ी लोग में ये है कि भाई वो नहाते भी नहीं है, कि भाई ठंड से दूर रखना है उसको, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जो हमारे गलत सोच है हमारी, उसको थोड़ा हमें सही करना पड़ेगा। हमें प्रॉपर लोगों को गाइड करना चाहिए कि प्रॉपर पैटर्न्स क्या हैं उठाने के, ठीक है ना। हम यहाँ से साइड से एक्जिला से, ठीक है ना, बाजुओं से नहीं, जिस्म से होल्ड करके उठाना बैठाना चाहिए स्ट्रोक को, ठीक है। तो वो उसकी प्रिवेंशन हो जाएगी डिसलोकेशन से। ठीक सर। अच्छा, मेंटल हेल्थ या फैमिली सपोर्ट रिहैब के प्रोसेस में कितनी हद तक आपको लगता है हेल्प करती है? मेंटल हेल्थ पेशेंट का अपनी जो विलनेस है ना, वो तो समझो हमारा फिजियोथेरेपी 50% है, 50% पेशेंट की विलनेस और मेंटल हेल्थ है, ठीक है। उस मेंटल हेल्थ में अगर पेशेंट डिक्लाइन करता है, पेशेंट का विल पावर नहीं है, तो पेशेंट हम एक सेशन देते हैं, उसके बाद फिर पेशेंट की विल ही नहीं है तो वो पेशेंट रिकवर नहीं कर पाएगा। क्योंकि पेशेंट की जो रिकवरी है, या फिर हमारे यूएसए की एप्टा जो है, हमारा अमेरिकन फिजियोथेरेपी एसोसिएशन, वो कहता है कि पेशेंट की पर जॉइंट जो है पर डे 500 to 1000 मूवमेंट्स होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इस वजह से कि पेशेंट को रेगुलरली रिहैब करना, इसमें फिर फैमिली को जो अटेंडेंट होते हैं पेशेंट्स के, केयर गिवर्स जिसको हम कहते हैं, वो हैं, तो वो भी साथ साथ उसको लेके चल सकते हैं फिजियोथेरेपी का। अगर वो नहीं आपके साथ चलेंगे, आपकी फिजियोथेरेपी के साथ वो होम प्लान को फॉलो नहीं करवाएंगे, तो फिर उसमें ये होता है कि पेशेंट्स की प्रोग्नोसिस या रिकवरी बहुत स्लो हो जाती है। सर, आपने देखिए ऐसे पेशेंट्स कभी देखे जिनको आपने होम प्लान दिया हो, और एक वो पेशेंट, चले हम 2 कैटेगरीज लेते हैं, एक वो पेशेंट जिन्होंने होम प्लान फॉलो किया और एक वो जिन्होंने नहीं किया, दोनों की रिकवरी प्रोग्नोसिस, एक तो टाइम
का डिफरेंस मुझे बताएं। दूसरा ये कि आपने खुद वाज़ह फ़र्क देखा है कि जो होम प्लान फॉलो कर रहे होते हैं उनकी रिहैबिलिटेशन प्रोसेस कम होता है? रिदास में मैं आपको एक मिसाल दूंगा। आगा खान हॉस्पिटल में 2000 शायद 9 या 10 में एक रिसर्च हुई थी, ठीक है ना। तो आईसीयू में उन्होंने 10 पेशेंट लिए थे, ठीक है ना। और 10 पेशेंट में से 5 पेशेंट को फिजियोथेरेपी की थी आवाज़ के साथ। उनको जो मूवमेंट परफॉर्म करते थे वो बता के करते थे, ठीक है ना। और आफ्टर 3 आवर ही उनकी मूवमेंट परफॉर्म करते थे, ठीक है ना। और दूसरे पेशेंट थे 5, सिर्फ उनकी मूवमेंट परफॉर्म होती थी, उनसे ना बात होती थी और ना कोई रिपीटेशन होती थी। इन्हें सुबह में या शाम में या रात में ऐसा कुछ नहीं होता था, ओडी होती थी। हाँ, ठीक है ना, सिर्फ ओडी होती थी। अब जिनकी हम वर्बल रिस्पॉन्स के साथ कर रहे हैं या बीडी या टीडीएस कर रहे हैं, ठीक है ना, उनका रिस्पॉन्स जो रिकवरी स्टेज थी 1 मंथ के अंदर थी, ठीक है ना। और जो दूसरे थे वो 3 मंथ तक भी रिकवर नहीं हुए। So this is the role of physiotherapy basically, जो जिस पे हम बात कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक हम इस फील्ड में हैं। सर, फैमिली की सपोर्ट पे भी हमने बात की। अब ये बताएं स्ट्रोक को किस तरीके से प्रिवेंट किया जा सकता है, या ऐसे कौन से लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं जो हम अपनाएं तो हम स्ट्रोक के चांसेस को कम कर सकते हैं? स्ट्रोक से प्रिवेंट होना पेशेंट या फिर हम जो भी नॉर्मल पर्सन्स हैं, ठीक है ना, एक तो स्ट्रेस है, ठीक है ना, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इनको जो है ना हमें सर पे सवार नहीं करना, ठीक है ना। तो दूसरा फिर हमें फिजिकल फिटनेस, फिजिकल एक्टिविटी को मेंटेन करना है, ठीक है ना, अपनी लाइफ में वॉक को ऐड करना है। और मेन चीज़ जो है हमारी डाइट है, ठीक है। आजकल जो डाइट है मेन चीज़ तो ज़्यादातर फास्ट फूड ज़्यादा हो गया हमारे पास, ठीक है ना। तो उसमें उस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है ना। हाँ। सर, अगर किसी बंदे को स्ट्रोक का अटैक मोमेंटरीली आ रहा हो तो हम उसको डायग्नोस कैसे करेंगे, एक आम बंदा? स्ट्रोक अगर फॉर सपोज कोई आप के घर में या किसी के भी घर में पेशेंट है, हाइपरटेंसिव है, ठीक है ना, या हाइपरटेंसिव भी नहीं है, सडन आजकल बहुत यंग लोगों को भी स्ट्रोक हो रहा है, ठीक है ना। ऐसा ही है। तो उसमें ये होता है कि उनका जो ये लिप कॉर्नर है वो ड्रॉप हो जाता है, ठीक है ना। एंड देन फिर आई ड्रॉपिंग उस साइड की, फेशियल एक्सप्रेशन लॉस हो जाते हैं, ठीक है। उनका वो बैलेंस अपना वो मेंटेन नहीं कर पाते, बार बार वो फॉल हो रहे होते हैं। या फिर एक साइड कोई भी उनकी शोल्डर साइड पे हम देख रहे हैं वो ज़्यादा झुकी हुई मिलेगी आपको, ठीक है ना, क्योंकि वो अपना बैलेंस मेंटेन कर रहे होते हैं, ठीक है ना। एंड देन फिर उनको हेडेक भी होता है साथ साथ। अगर कोई घर में ऐसी कोई शिकायत करता है तो उसमें से आपको इमरजेंसी बेसिस पे उसको इमरजेंसी लेके जानी चाहिए, ठीक है ना। इमरजेंसी न्यूरोलॉजिकल चेकअप कराना चाहिए उनका। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रोक। थैंक यू सो मच सर। अब हम चलेंगे अपने दूसरे टॉपिक पे, एंड जहाँ पे मुझे लगता है कि उस डोमेन में हमें थोड़ा निगलेक्ट कर दिया गया है, और वो है प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव रिहैबिलिटेशन। पोस्ट में तो हमारा रोल अभी भी हमें कहीं कहीं नज़र आता है, लेकिन प्री में बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया गया है। तो पहले तो आप मेरी ऑडियंस को ये बताएं, हमारी ऑडियंस को ये बताएं कि प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव रिहैबिलिटेशन का मतलब क्या है? प्री और पोस्ट ऑपरेटिव रिहैबिलिटेशन जो है ना, अगर प्री ऑपरेटिव रिहैबिलिटेशन की मैं बात करूँ तो हमारे ऑपरेशन में क्या होता है कि हम जो भी ऑपरेट होती है, जो भी कोई भी ऑपरेशन होती है, तो उसमें हमारी मसल्स फाइबर्स को कट डाउन किया जाता है, ठीक है ना। जब मसल फाइबर्स कट डाउन होते हैं तो उसका स्ट्रेंथ और पावर लॉस होगा, ठीक है, एंड्योरेंस भी लॉस होगी, ठीक है ना। तो उस वजह से कि फिर इससे हम क्या करते हैं, या कुछ अच्छे आर्थोपेडिक सर्जन्स या फिर रेस्पिरेटरी सर्जन्स या थोरेसिक सर्जन्स, ठीक है ना, या गायनेकोलॉजिस्ट, ठीक है ना, या फिर एब्डोमिनल सर्जन्स, ठीक है ना, वो सारे फिर कहते हैं कि पेशेंट को भाई आप 15 डेज की प्री और फिजियोथेरेपी करा के हो, मसल ट्रेनिंग करवा के हो, क्योंकि आफ्टर सर्जरी वो उतना लॉस नहीं होगा पेशेंट को, ठीक है ना। जैसे टोटल नी रिप्लेसमेंट के पेशेंट आते हैं, ठीक है ना, टोटल नी रिप्लेसमेंट के या टोटल हिप रिप्लेसमेंट के जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स होते हैं, ठीक है ना, या फिर कोरोनरी आर्टरी बाईपास, ठीक है ना, बाईपास सर्जरी जिसको हम कहते हैं, उसमें भी हम प्री ऑप कराते हैं कि बेनिफिट हो जाएगा, जो हमें बाद में जो
रिस्क फैक्टर्स मिलते हैं, ठीक है ना, और पेशेंट की कंडीशन हमें कभी कभी डिक्लाइन हो जाती है, पैरालिसिस हो जाता है, तो उससे हम प्रिवेंट कर लें। और पोस्ट ऑप तो फिर हम हर सर्जरी का अपना प्रोटोकॉल है। हाँ। सर हम कौन कौन सी सर्जरीज में हम पोस्ट ऑपरेटिव रिहैब की इम्पोर्टेंस है? एक तो हमारे पास TKR है जिसे हम टोटल रिप्लेसमेंट कहते हैं, उसके अलावा मैं अगर आपका सवाल सही करूं तो हम कोई ऐसी सर्जरी नहीं जिसमें प्री और पोस्ट ऑप नहीं होती। ओके सही है ना? ठीक। तो कोई ऐसी सर्जरी नहीं है सिवाय थायराइड के, ठीक है ना, थायराइड की सर्जरी के अलावा बाकी हर सर्जरी में हम प्री और पोस्ट ऑप रिहेबिलिटेशन करते हैं। सर तो आपको लगता है कि जो मैंने स्टार्ट में बात कही वो ठीक है कि हमें ये प्री वाले ऑपरेटिव रिहैब में बड़ा निगलेक्शन है हमारे पास, हमारी हॉस्पिटल्स में भी है, सोसाइटी में भी, और सबसे मेन बात ये अवेयरनेस नहीं है। मेन चीज़ लेकिन अवेयरनेस हमारी माजरत के साथ कहूँगा, किसी को बुरा नहीं लगे, कि हमारी जो हैदराबाद में मेडिकल फील्ड है जी, तो उसमें बहुत सारी चीज़ों की लैकिंग है, इवन अवेयरनेस भी नहीं है, ठीक है ना, तो प्री ऑप की नहीं है, ठीक है ना, या फिर ऐसा करूँ पोस्ट ऑप की भी नहीं है काफ़ी हद तक, ठीक है। काफ़ी हद तक बिल्कुल। सो ये है कि फिजियोथेरेपिस्ट कनेक्टेड है आर्थोपेडिक के साथ, ठीक है ना, आर्थोपेडिक जो पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरीज होती हैं बस उनमें ही फिजियोथेरेपिस्ट कर सकते हैं, मगर उसमें भी हमारे हैदराबाद में पेशेंट को बहुत लेट रेफर किया जाता है, ठीक है ना, जब पेशेंट के कॉन्ट्रैक्चर्स होते हैं या कुछ, या फिर पेशेंट मसल वेस्टिंग में जा रहा होता है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम के साथ आ रहा होता है, तब जाके हमें वो पेशेंट रेफर किया जाता है, ठीक है ना। ये मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ये तकरीबन पेशेंट जो हमारे पास आते हैं, हाँ हमारे पास आते हैं, तो फिर तो पेशेंट के जितनी अर्ली पोस्ट ऑप रिहेबिलिटेशन होगी या प्री ऑप, पहले हम बता कंसल्टेंट या फिजियोथेरेपी के साथ, फिजियोथेरेपिस्ट के साथ पेशेंट लिंक करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, कंसल्ट करते हैं, तो फिर उसमें पेशेंट को अच्छा खासा फ़ायदा होता है, बेनिफिट होता है, रिकवरी उनकी जल्दी मिलती है, उनको काफ़ी बेनिफिट मिलते हैं उनको। सर मैंने TKR के ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जिनकी प्री ऑप नहीं, रिहैब नहीं हुई, तो उसके बाद उनका ऑपरेशन तो हो गया, TKR हो गया, लाइक नी रिप्लेस हो गया, उसके बाद उनकी मूवमेंट ही नहीं है, जिस मकसद से उन्होंने बेसिकली इतना पैसा खर्च करके अपनी वो करवाई, ऑपरेशन करवाया, लेकिन उसके रिजल्ट्स नहीं है, और उसका मेन रीज़न ही प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव रिहैब है कि नहीं हुई, तो मसल में इतनी जान ही नहीं थी कि वो आगे आपके जॉइंट को सपोर्ट करे और देन फिर वो मूवमेंट परफॉर्म कर सके। सर सर्जरी के बाद मेन गोल्स क्या होते हैं फिजियोथेरेपिस्ट के? सर्जरीज के बाद जो मेन गोल है इनिशियली सेकंड डे ऑपरेशन के बाद जो है, ठीक है ना, उसमें ये होता है कि पेशेंट ड्यूरिंग सर्जरी एनेस्थीसिया से गुजरता है, ठीक है ना, एनेस्थीसिया दिया जाता है, ठीक है, जो ड्रग दी जाती है उसके लिए हम उसके इफेक्ट्स को मिनिमाइज करने के लिए हम पेशेंट्स को एक्टिव साइकिल ऑफ ब्रीदिंग कराते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराते हैं, लंग्स की कंप्लायंसेस, ठीक है ना, वो ज़्यादा इंक्रीज हो। उसके बाद फिर जिस एरिया की, जिस सिस्टम की सर्जरी हुई है, ठीक है ना, उसके मसल्स को हम फोकस करते हैं, ठीक है ना, उसके मसल्स को स्ट्रेंथ करना, उसका आइसोमेट्रिक एक्टिविटी कराना, ठीक है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है ना। फॉर सपोज किसी की ओपन हार्ट सर्जरी हुई है या चेस्ट की सर्जरी हुई है, तो फिर उनमें हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाते हैं, उनके मसल्स की स्ट्रेंथनिंग कराते हैं, शोल्डर की एक्सरसाइज करवाते हैं, क्योंकि चेस्ट के साथ शोल्डर लिंक में, ठीक है ना, अगर पेशेंट को किसी को चेस्ट सर्जरी है तो अगर शोल्डर की एक्टिविटी नहीं करेगा तो उनको फ्रोजन शोल्डर की तरफ चला जाएगा, वो फियर होता है पेशेंट को, वो तो फिर हाथ भी नहीं उठा के हमारे टांके ना खुल जाए, ठीक है ना, इस वजह से। सर सर्जरी के कितने अरसे बाद या कितनी जल्द हमें पेशेंट की मूवमेंट को स्टार्ट करवा देना चाहिए और एक्सरसाइजेस की तरफ पेशेंट को लेके जाना चाहिए? सेकंड डे या फर्स्ट डे से स्टार्ट करना चाहिए, मिनिमम लेवल से, मिनिमम इंटेंसिटी से, ठीक है ना, एंड थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ डे के बाद हमें तो इंटेंसिटी इंक्रीज करनी चाहिए, एंड देन फिर स्विचेस या ऑफ का होने के बाद, निकलने के बाद, टाँके निकलने के बाद, ठीक है, उसके बाद फिर हमें नॉर्मल एक्टिविटीज़ करानी चाहिए, स्ट्रेंथ प्रोटोकॉल फॉलो कराना चाहिए प्रॉपर। सर आप कैसे डील करते हैं उन पेशेंट्स को जिनको ऑपरेशन के बाद बहुत डर होता है कि अगर वो खड़े हुए तो गिर जाएंगे?
पेशेंट का जो डर है वो पेशेंट के साथ जब आप बीइंग अ फिजिकल थेरेपिस्ट आप जाते हो किसी भी पेशेंट के पास, पहले तो आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो टॉकिंग स्टाइल है वो फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है ना। आप फ्रेंडली होके जाओगे, उनसे बात करोगे, ठीक है ना। इनिशियली पेशेंट का अपेटू हुआ है तो फिर वो पेशेंट कभी भी डायरेक्ट आपके कहने पे नहीं करेगा। पहले उनको हमें काउंसलिंग करनी होती है, ठीक है, उनका डर निकालना होता है, ठीक है ना। फिर उनकी बातों में से उनकी जो काम की बात है उनको हम बताते हैं भाई ये आपको बेनिफिट होगा, नहीं करेंगे, ठीक है ना। और देन फिर 3 आवरली या 4 आवरली हमें फिजियो करानी होती है, ठीक है ना। वो जस्ट एक्टिविटीज है, जिस मूवमेंट से वो डरते हैं वही एक्टिविटी है, वो मूवमेंट उनसे करवानी चाहिए फिर एंड देन फिर शाम में वही पेशेंट आपको चलता हुआ मिलेगा वहाँ कर बिल्कुल सर। काउंसलिंग कितनी हद तक रोल प्ले करती है एक पेशेंट की रिकवरी में? अगर काउंसलिंग आप अच्छी नहीं कर, आप अच्छा काउंसलर नहीं है तो फिर पेशेंट की रिकवरी नहीं मिलेगी, ठीक है ना। पेशेंट की रिकवरी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी आपको। हाँ ठीक। अच्छा सर, ये भी मुझे बताइए कि ये सवाल मैंने स्ट्रोक में भी किया था और इसमें भी करूँगी कि ऑपरेशन के बाद घर वाले भी कुछ ऐसी गलतियाँ कर रहे होते हैं जिससे पेशेंट की रिकवरी भी स्लो हो जाती है, उसका कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है। तो ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं जो वो लोग करते हैं और हमें उन्हें अवॉइड करना चाहिए? पेशेंट के जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके लिए एक मैसेज ही कहूँगा कि जो सर्जरी हमारी होती है ना, पहले तो उस एरिया को क्लीन रखें, ठीक है ना। उनके हाइजीन का ख्याल रखें, ठीक है ना। उनका हाइजीन ख्याल रखना है। उसके बाद फिर उस पर कोई स्ट्रेस नहीं आए, कोई ऐसी मूवमेंट परफॉर्म नहीं करें जिससे कोई इस पे स्ट्रेस आए, ठीक है ना। जहाँ पे स्विचर्स हैं, ठीक है, जो एरिया, या फिर नॉर्मली मैं सी सेक्शन की बात करूँ, ठीक है ना। सी सेक्शन पे क्या होता है कि एब्डोमिनल कट ऑफ हुआ है, ठीक है ना, लोअर एब्डोमेन हमारा कट है, ठीक है। तो फिर हम कंटिन्यू सिटिंग कर रही है फीमेल, ठीक है ना, या फिर स्टैंडिंग कर रही है, फॉर हाउस वाइफ है, मजबूरी है, काम कर रही है, तो फिर समहाउ उनकी हर्निया भी हो जाती है, हर्निएशन भी हो जाती है उनकी, ठीक है। तो उस चीज़ पे वेट देना, स्ट्रेस देना, जहाँ पे स्विचरिंग हुई भी है तो वहाँ उस चीज़ से अवॉइड करना चाहिए, प्रिवेंट करना चाहिए हमें, ठीक है ना। तो फिर उसकी सर्जरी पे इतना इफेक्ट नहीं है। आपने सी सेक्शन की बात की, तो गायनोकोलॉजी में हमारा बहुत अच्छा रोल है, लेकिन वहाँ भी हम बहुत निगलेक्ट हुए हैं अब तक। नहीं, निगलेक्ट की बात नहीं है, मगर वहाँ पे अवेयरनेस की नीड है। हाँ, अवेयरनेस की नीड है। अवेयरनेस अगर आप पेशेंट को दोगे तो पेशेंट खुद आएंगे हमारे पास, ठीक है ना, फिजियो करने। अब सी सेक्शन के बाद इतनी नीड है फीमेल्स को, ठीक है ना। एक तो पेशेंट के लोअर एब्डोमेन वीक हो गया, ठीक है ना, एंड देन फिर उसकी जो पोस्ट सर्जरी मसल वीकनेस की वजह से टमी टक आउट हो जाती है, ठीक है ना। ज़्यादातर फीमेल्स को इशू होता है इस बात का, ठीक है ना, उनका ब्यूटी इफेक्ट होती है, ठीक है ना। अब फ्रॉम सेकंड डे ऑफ ऑपरेशन तो अगर उसकी हम सर्जरी नहीं कर, फिजियोथेरेपी स्टार्ट नहीं करते तो उस पर क्या होता है, मसल वीक हो जाते हैं। मसल वीक होने के बाद फिर फैट एक्यूमुलेशन हो जाती है। फैट होगी तो लाजिम बात है फिर वो वीकनेस स्टार्ट होती है। फिर 1 मंथ के बाद उन्हीं फीमेल्स को बैक पेन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। एंड देन कुछ और फीमेल्स हैं जो और ज़्यादा ख्याल नहीं रखती, तो फिर उनको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो जाते हैं, यूरिन कंट्रोल नहीं हो पाता उनका, ठीक है ना। तो फिर उनके लिए भी अलग से कीगल एक्सरसाइज हम परफॉर्म कराते हैं पेशेंट्स को, ठीक है ना। फैराडे करंट यूज़ करते हैं उसमें। तो ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो मोमेंट और पोस्ट ऑपरेटिव रिहेबिलिटेशन या फिजिकल थेरेपी करनी चाहिए। सर असल में एक प्रॉब्लम जो मुझे नज़र आती है, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, वो ये आती है कि पेशेंट वेट करता है रेफ़र होने का। हमारे पास जो पेशेंट आएगा, जब तक कोई उनको रेफ़र नहीं करेगा, पेशेंट खुद से नहीं आ रहा हमारे पास, तो ये एक लैकिंग है। आप मानते हैं इस बात को? पेशेंट हमारे पास डायरेक्टली जो एक्सेस है पेशेंट का बहुत कम है। पेशेंट्स की इसमें कोई गलती नहीं है, न किसी और की गलती है, ठीक है ना। अगर हमें भी कोई तकलीफ होती है ना, तो हम चाहते हैं कि जल्दी ठीक हो जाए, ठीक है ना। एक दिन में एक गोली कोई दे हमें, वो हम ठीक हो जाए ना। तो पर
काफ़ी तकलीफ ऐसी होती हैं, मस्कुलर पेन, मसल ट्रिगर पॉइंट्स, ठीक है ना, या जॉइंट्स के, या फिर ऐसे काफ़ी पेन हैं, तो वो हमें टाइम टेकिंग प्रोसेस है उनका, ठीक है। अगर पेशेंट हमारे पास डायरेक्ट आता है, हम उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करते, प्रॉपर रिहेबिलिटेशन नहीं देते, प्रॉपर टेक्निक जो फॉलो करनी चाहिए वो हम नहीं करते, पेशेंट को रिलीफ नहीं मिलेगा, ठीक है। फॉर सपोज सिंपल बात यह है कि मुझे सर्वाइकल ट्रिगर पॉइंट है, मैं ट्रिगर को रिलीज करूँगा, इस बजाय कि मैं टेंस अप्लाई करूँ, हीटिंग अप्लाई करूँ, ठीक है। इस वजह से पेशेंट फिर थोड़ा अवॉइड करते हैं, क्योंकि हमें मेन का रूट का उसको फाइंड करके उसको ट्रीट करेंगे, पेशेंट को जल्दी रिलीज मिल जाएगा, ठीक है ना। ऐसा ही है सर। एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड है हमारे पास, ठीक है। आपने जल्दी जवाब दे रहे हैं, ठीक है, जो फर्स्ट थॉट आपके दिमाग में आ रहा है, ठीक है। पहला ये कि सर्जरी के बाद अर्ली मूवमेंट करनी चाहिए, जल्दी, या फिर डिले करना चाहिए? अर्ली करनी चाहिए। अर्ली। सर, स्ट्रोक रिहैब में फिजिकल रिकवरी मुश्किल है या मेंटल रिकवरी? मेंटल। वो मुश्किल है? वो मुश्किल है। ओके सर, ऐसी कॉमन मिस्टेक जो घर वाले, एक कॉमन ऐसी मिस्टेक जो सब करते हैं, आपने सारे पेशेंट को करते हुए देखा है? मसाज करते हैं। वेरी नाइस सर। सर, मैनुअल थेरेपी या इलेक्ट्रोथेरेपी? मैनुअल थेरेपी। मैनुअल थेरेपी, ठीक। सर, एक ऐसी एक्टिविटी जो हर पोस्ट स्ट्रोक पेशेंट को करनी चाहिए? रिपीट। सर, एक ऐसी डेली एक्टिविटी जो एवरी सारे स्ट्रोक पेशेंट्स को करनी चाहिए? वॉक करना चाहिए। वॉक करना चाहिए। सर, पेशेंट के दर्द से डील करना मुश्किल है या उसके डर से? डर से ज़्यादा। डर से। एक इक्विपमेंट ऐसा आपकी क्लिनिक पे जिसके बगैर आप नहीं रह सकते? अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड के बगैर? ओके, ग्रेट। सर, स्ट्रॉन्गर मोटिवेशन क्या होती है? पेशेंट की अपनी विल पावर या थेरेपिस्ट जो इनकरेज कर रहा होता है पेशेंट को? पेशेंट की विल पावर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सर, फास्ट रिकवरी या सेफ रिकवरी? सेफ रिकवरी। सेफ रिकवरी। सर, बहुत मज़ा आया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। टू माय ऑडियंस, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। द गुड डॉक्टर आज हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर शुजात हुसैन मेमन। आई होप कि इस सेशन से, इस पॉडकास्ट से आप लोगों ने ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखा होगा, कुछ नया समझा होगा, और हम इसमें कामयाब हुए होंगे। Once again, thank you so much, sir, for joining us, for giving us your time. I was your host, Radamir. See you in the next program. Allah Hafiz.